मानव नेत्र के आंतरिक संरचना है और बता रहे हैं कि इसमें ये सबसे बाहरी परत है। ये जो सबसे बाहरी परत है जो आप आंखों को देख रहे हैं, जो काले हिस्से को छोड़ाकर इसके पूरे जो सफेद हिस्सा है जो पीछे तक गया है वही दृढ़ पटल है। और ये जो पलक देख रहे हैं ऊपर वाले, ये जो पलक है, यह पलक एक कैमरे की शटर की भांति व्यवहार करती है। जैसे आपने पलक गिराया, सामने की वस्तु नहीं दिख रही है, और पलक जैसे हटाया, सामने की वस्तु दिखने लगी। तो हमारे मानव नेत्र में जो पलक है कैमरे के शटर की भांति व्यवहार करती है, कैमरे के शटर के भांति। और मानव नेत्र के आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो मानव नेत्र के आंतरिक संरचना में आइए हम बता रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं सबसे मानव नेत्र के बाहरी परत जो देख रहे हैं, जो हमारे काले हिस्सा को छोड़कर जो उधर के सफेद हिस्सा जो जा रही है, काले हिस्सा को छोड़कर जो सफेद हिस्सा जा रही है, वहां से पूरा सफेद हिस्सा पीछे तक लगाई है। और इस सफेद हिस्सा को क्या बोल सकते हैं आप अपने तरीके से डिफरेंस दीजिए। यानी मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत दृढ़, मजबूत, माने दृढ़ एवं मजबूत तथा श्वेत भी होती है और अपारदर्शी होती है। माने दृढ़ होती है, मजबूत होती है, श्वेत होती है और अपारदर्शी होती है। इसमें आर पर दिखाई नहीं देता है। तो दृढ़, मजबूत, श्वेत एवं अपारदर्शी एक परत होती है। फिर सुन लीजिए, मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग दृढ़, मजबूत, श्वेत और पारदर्शी परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह इतना मजबूत होती है कि नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आइए रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या है? इसको रक्तक पटल को कोराइड झिल्ली भी कहते हैं। रक्तक पटल को कोराइड झिल्ली भी कहते हैं। और यह मानव नेत्र के ठीक देखिए दूसरे भाग, यानी कह सकता है कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे या रक्तक रेटिना के ठीक ऊपर, ये रेटिना है, दृढ़ पटल के ठीक नीचे या रेटिना के ठीक ऊपर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि दृढ़ पटल और रेटिना के ठीक बीच में, दृढ़ पटल और रेटिना के बीच में एक पतली काली रंग की झिल्ली होती है। पतली काली रंग की झिल्ली होती है जो अपारदर्शी होती है। पतली काली रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल या कोराइड झिल्ली कहते हैं। देखिए दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक पतली काली रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। इसे कोराइड झिल्ली भी कहते हैं। यह काले रंग के होने के कारण जो नेत्र लेंस से आए प्रकाश को अवशोषित करके परिवर्तन होने से रोकती है। काले होने के कारण जो कृष्णिका पिंड होता है प्रकाश को 97% तक ऊष्मा को अवशोषित करता है। यानी काली, देखिए अवशोषक होना जरूरी नहीं कि काली होगी, लेकिन ये काले होने के कारण प्रकाश को, अधिकांश प्रकाश को अवशोषित करके परिवर्तन होने से रोकती है ना। तो ये क्या इसकी विशेषता है? रक्तक पटल की विशेषता यह होती है कि एक काले रंग के होने के कारण नेत्र लेंस से आए प्रकाश को अवशोषित करके परिवर्तन होने से रोकती है। जो रिफ्लेक्शन होता है उसको नहीं होने देती है। अब आइए, ये जो है देख रहे हैं अंदर अंदर के हिस्सा सबसे, ये मानव नेत्र के सबसे आंतरिक परत, मानव नेत्र के सबसे आंतरिक परत, या बोल सकते हैं कि रक्तक पटल के ठीक नीचे मानव नेत्र के सबसे आंतरिक परत या भीतरी परत या रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहा जाता है। इसे दृष्टि पटल के भी नाम से जाना जाता है। दृष्टि पटल, दृष्टि, ये रेटिना को दृष्टि पटल के से नाम से जानते हैं। और रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है।
रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन हमारे प्रकाश तंत्रिकाओं के कारण ये तुरंत इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क की ओर भेजती है। ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं जो होती है, प्रकाश तंत्रिकाएं जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब को प्रकाश तंत्रिकाएं तुरंत मस्तिष्क की ओर संदेश देती है, जिससे मस्तिष्क अपने अनुभव द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देता है, तो व्यक्ति सीधा देखता है। अब जो कंडीशन आती है कि ये जो हमारा है रेटिना, फिर सुन लीजिए, रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन प्रतिबिंब प्रकाश तंत्रिकाओं को होने का कारण हमें सीधा दिखाई देता है। रेटिना अनेक प्रकाश तंत्रिकाओं से मिलकर बनी होती है। रेटिना पर दो प्रकार के सेलें पाई जाती हैं। रेटिना पर दो प्रकार के सेलें पाई जाती है, शंक्वाकार सेलें एवं दंडकार सेलें। शंक्वाकार सेल एवं दंडकार सेलें। शंक्वाकार सेलें वस्तु का रूप एवं रंग बताती है। शंक्वाकार सेलें वस्तु का रूप और रंग बताते हैं, जबकि दंडकार सेलें आकार बताती है। दंडकार सेलें वस्तु का आकार और स्थिति बताते, कितना दूर कितना पास है वो दंडकार सेलें का काम है, और शंक्वाकार सेलें उसका कैसा रंग है वह बताती है ना। तो यानी अब ध्यान दीजिए कि रेटिना पर अनेक प्रकार के शंक्वाकार और दंडकार सेलें पाई जाती है। शंक्वाकार सेलें वस्तु का रूप और रंग बताती है, जबकि दंडकार सेलें आकार और स्थिति बताती है। रेटिना के मध्य भाग में पित्तबिंदु की बात करते हैं। रेटिना के मध्य भाग में एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के ये पूरे रेटिना के मध्य भाग में एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। सुग्राह्यता माने अगर इस पर प्रतिबिंब बनता है तो वह स्पष्ट दिखाई देता है, यानी पीत बिंदु पर सुग्राह्यता सबसे अधिक बनती है, यानी स्पष्ट बनती है। अर्थात अगर पीत बिंदु पर, जैसे हम सामने से वस्तु देखते हैं तो यह हमारे पीत बिंदु पर ही बनता है, तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे देख रहे हैं और वस्तु इधर है, तो हमें महसूस हो रहा है कि वस्तु है, यहां दिखाई भी दे रहा है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन के जो रिफ्लेक्टिव किरणें हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, परिवर्तन होने के बाद हमारे रेटिना पर जो पड़ रही है वो उसकी तीव्रता कम हो गई है, और वो पीत बिंदु पर नहीं पड़ रही है, पीत बिंदु से इधर उधर पड़े। पीत बिंदु से जब दूर जाते हैं ना तो सुग्राह्यता घटती है। सुग्राह्यता घटने मतलब कि पीत बिंदु से दूर जाएंगे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और जब पीत बिंदु की तरफ आते हैं, पीत बिंदु की तरफ, तो वहां पर सुग्राह्यता अधिक होती है, यानी पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, रेटिना पे एक ऐसा बिंदु होता है। अच्छा, पीत बिंदु की बात करते हैं तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस का जो अक्ष है, नेत्र लेंस का अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पर काटता है, नेत्र लेंस का अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। नेत्र लेंस रेटिना के जिस बिंदु पर काटता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेटिना के मध्य भाग में एक पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अब पीत बिंदु की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, अर्थात वहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। अब आइए अंध बिंदु के बारे में बताते हैं। अंध बिंदु क्या है? तो अंध बिंदु जाता है ये जो जहां प्रकाश तंत्रिकाएं भेद कर मस्तिष्क की ओर निकलती है। रेटिना पर एक ऐसा भाग होता है जहां पर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर निकलती है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां प्रकाश ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर रेटिना पर वह भाग जहां प्रकाश ही नहीं पहुंचता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु से सभी प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती है, यानी संदेश अंध बिंदु से ही निकलती है। रेटिना पर जितना प्रतिबिंब बनता है वो अंध बिंदु से होते हुए मस्तिष्क की ओर जाती है। इसका महसूस या ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से करते हैं। अब जो है अंध बिंदु हो गया। ये देखिए रेटिना, इसके बारे में देखिए, आपको रटना नहीं है। देखिए
ये जो है ये रेटिना है, ये वाला, और ये नेत्र लेंस है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में चिपचिपा, पारदर्शी, थोड़ा गाढ़ा एवं नमकीन जैसे, मामूली से नमकीन जैसे होता है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में चिपचिपा, पारदर्शी, गाढ़ा एवं थोड़ा सा नमकीन जैसे द्रव होता है, जिसे कचाप द्रव के नाम से जानते हैं। कचाप द्रव, इसका अपर्तनांक 1.336 होता है। इस कचाप द्रव का अपर्तनांक जो होता है 1.336 होता है। कोई दिक्कत है? फिर सुन लीजिए, कचाप द्रव क्या है? कचाप द्रव या कांच द्रव इसको बोलते हैं। कचाप द्रव या कांच द्रव भी बोलते हैं इसको। तो कांच द्रव या कचाप द्रव को क्या बोलते हैं, फिर सुन लीजिए। ये देखिए, ये आपका रेटिना है, ये पूरा रेटिना है, और ये नेत्र लेंस है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में चिपचिपा, पारदर्शी, गाढ़ा एवं थोड़ा नमकीन जैसे द्रव होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव का अपर्तनांक 1.336 होता है। किसी को दिक्कत है? अब आए, ये जो है नेत्र लेंस के बारे में बताते हैं। नेत्र लेंस क्या है? तो नेत्र लेंस जो होता है एक प्रकार के द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है। द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है, अर्थात देखिए, आगे की वक्ता त्रिज्या है ना, आगे की वक्ता त्रिज्या छोटी और पीछे की वक्ता त्रिज्या बड़ी होती है। आगे की वक्ता त्रिज्या छोटी और पीछे के वक्ता त्रिज्या बड़ी होती है। नेत्र लेंस एक प्रकार का द्विफोकसी, माने इसका फोकस अलग, इसका फोकस अलग। तो नेत्र लेंस की आगे की वक्ता त्रिज्या छोटी और पीछे की वक्ता त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है। यह जो है कई सिलेरी मांसपेशियों से मिलकर बने, कई उत्तकों से मिलकर बने। उत्तक, उन उत्तक को सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं। सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं, वो कई उत्तकों से, जैसे आप लोग गिरवच देखे हैं, गिरवच को ऐसे लपेट कर बनाया जाता है जो अरवी के पत्ती है, या खाजा देखे हैं, खाजा को ऐसे लपेट कर बनाया जाता है, एकदम कई तह बनाई जाती है। गिरवच बताइए ना। हाँ, तो गिरवच होता है, गिरवच कई तह बनाई जाती है, एकदम गिरवच का ही टुका भी बनता है। वो गिरवच आप ऐसे बनाते हैं, पूरा लपेटते हैं, है ना। अच्छा, गिरवच जो होता है, देखिए गिरवच को जो आप अरवी के पत्ती से जो आप गिरवच बनाते हैं, तो उस गिरवच जो है ऐसी आकृति का होता है, एक परत बनती है। इस परत में जो आप क्या लपेटते हैं? बेसन लपेटते हैं। ठीक उसी तरह से, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये गिरवच ऐसा, इसका देखो, अगर ये ताजा होगा, यदि गिरवच ये ताजा होगा तो लचीलापन होगा। गिरवच ताजा होगा तो लचीलापन होगा। अगर गिरवच ज्यादा दिन का हो जाए या उसको फ्रिज में रख दीजिए तो कठोर हो जाता है। ये सिलेरी मांसपेशी क्या करता है? ये नेत्र लेंस जो है कई सिलेरी मांसपेशियों से मिलकर बना है, यानी उत्तक परतों से मिलकर बना है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो हम इसको नेत्र लेंस का डिफिनेशन कैसे देंगे? बोलेंगे, मानव नेत्र के उभरे विभाग में, मानव नेत्र के उभरे विभाग में एक द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है, जिसमें आगे की वक्ता त्रिज्या छोटी और पीछे की वक्ता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई सिलेरी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। इसका नेत्र लेंस के अंदर जाने पर, नेत्र लेंस के अंदर की तरफ जाने पर इसका अपर्तनांक बढ़ता है भीतर की ओर, इस पर आएगा। इसका अपर्तनांक 1.44 होता है मध्य में। नेत्र लेंस के अंदर की ओर जाएंगे, भीतर की ओर जाएंगे नेत्र लेंस में, तो इसका अपर्तनांक बढ़ता जाता है, और एकदम मध्य पॉइंट में इसका अपर्तनांक 1.44 होता है अपर्तनांक। कोई दिक्कत? ये जो है नेत्र लेंस की यह विशेषता होती है, नेत्र लेंस की यह विशेषता होती है कि आवश्यकता अनुसार वस्तु को, माने वस्तु अनंत हो या पास में हो। जबकि आप लेंस के आगे पढ़े हैं कि वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब फोकस को बनता है, वस्तु नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब इधर भागता है ना।
एक जो अगर लेंस बनाते हैं, अगर यहाँ पर लेंस बात करते हैं, अगर वस्तु अनंत है, जैसे वस्तु नजदीक लाते हैं प्रतिबिंब इधर से दूर भागता जाता है, जैसे वस्तु नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब दूर भागेगा, क्योंकि वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु जब वक्रता केंद्र के बाद होती है तो प्रतिबिंब वक्रता इधर, यानी सॉरी वस्तु द्वितीय फोकस के माने 2f1 के बाद होती है तो प्रतिबिंब f1 f2 के बीच बनता है, जब वस्तु 2f1 पर होती है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। इस तरह से यानी अगर उस वस्तु को नजदीक लाएंगे तो ये प्रतिबिंब दूर भागता है, एकदम नजदीक फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब वस्तु फोकस पर जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, यानी f1 पर रख जाते हैं। तो अब ये बताइए, इसमें तो ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए वस्तु दूर हो या पास हो, रेटिना तो बहुत दूर जाएगा नहीं, पास में आएगा नहीं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कितना बदलेंगे आप? रेटिना एक प्रकार की पर्दे की भांति व्यवहार करता है। रेटिना जो है एक प्रकार का पर्दा है जिस पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक प्रकार का पर्दा है जिस पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ये बताइए, वस्तु अगर दूर हो तो क्या प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा? तो इसका फोकस डिफाइन करेंगे ना, डिफाइन करेंगे, नहीं हो पाएगा परिभाषित। ये क्या करता है, एक नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपना फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता है। और ये कब होगा? जब हम सिलिंडर मांसपेशियों पर दबाव देते हैं, जिसे हम किसी वस्तु को देखने के लिए दबाव देते हैं, वस्तु दूर हो या पास हो, तुरंत हमारा नेत्र लेंस क्या करता है कि आवश्यकता अनुसार अपना फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है। इस घटना को या इस समायोजन को नेत्र लेंस का समायोजन कहते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता, यानी नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन, कोई दिक्कत है? यानी ये क्या करता है, आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटाता रहता है, बढ़ाता रहता है। जब वस्तु दूर हो तो भी प्रतिबिंब रेटिना में बनेगा, और जब वस्तु पास हुई हो तो भी प्रतिबिंब रेटिना बनेगा। लेकिन अगर ये अपना आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी घटाना बढ़ाना बंद कर दे तो वही नेत्र दोष होता है। आवश्यकता अनुसार अपना फोकस दूरी घटाना बढ़ाना बंद कर दे तो नेत्र में वो दोष होता है, और वह दोष होता है सिलिरी मांसपेशिया में, जो या तो शिथिल हो सकती है या तो कठोर हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए हमने गिरवच बनाया, अब गिरवच जो है ज्यादा दिन रख देंगे तो लचीलापन हो जाएगा, सड़ जाएगा तो लचीलापन हो जाएगा, या फ्रिज में रख देंगे तो पूरा कठोर हो जाएगा। तो सिलिरी मांसपेशिया या तो कठोर हो जाती है या तो लचीलापन हो जाती है। अब थोड़ा सा दबाव देने पर तुरंत पिचक जाती है, ये लेंस थोड़ा सा तुरंत गोला के इसका आकृति बदल देती है, तो सही समंजित नहीं कर पाती है। या कठोर हो जाती है तो भी सही समंजित नहीं कर पाती है, दूर या पास की वस्तुओं को ये समायोजित नहीं कर पाती है, समायोजित नहीं कर पाती है। अब मान लीजिए कि दूर वस्तु है तो अपने फोकस दूरी को घटाने का प्रयास करेंगे ना, तो घटा नहीं पाते है, समंजित नहीं कर पाते है। उस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष, क्या गिरवस ताजा बनाएंगे तो क्या तुरंत कठोर या तुरंत लचीलापन हो जाएगा? नहीं, कुछ दिन रखेंगे तो भी ना होगा। ठीक, हमारे मानव नेत्र जो है ज्यादा पुरानी हो जाती है तब वो कठोर या लचीलापन होता है। अक्सर ये पुराना कब होगा? 50 वर्ष के बूढ़े व्यक्तियों में अक्सर ये होता है, 50 वर्ष से अधिक व्यक्तियों में। जरा दृष्टि दोष जो होता है 50 वर्ष से अधिक व्यक्तियों में होती है, जिनका उम्र 50 से पार हो जाता है उनका जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। जबकि दोष और भी होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कुछ रोग भी होते हैं, अबिंदुकता रोग, रतौंधी रोग, तो ये सब आपका रोग है। लेकिन ये दोष 3 प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब देखो, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में
दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष में जैसे मान लेके हमने बताया, और जरा दृष्टि दोष में देखिए, दूर जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर या पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो ये 3 प्रकार के दोष रहा। ये सारे दोष नेत्र लेंस के कारण होते हैं, ये तीनों दोष नेत्र लेंस के कारण होते हैं। लेकिन अबिंदुकता एक रोग होता है, अबिंदुकता दोष जो होता है कार्निया के कारण होती है। कार्निया का गोलीय न होकर टेढ़ा मेढ़ा होना, तो ये अबिंदुकता रोग है। तो ये सारे दोष किसके कारण होते हैं? जैसे मान लें कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस के कारण होते हैं। किसी को डाउट? फिर सुन लीजिए, नेत्र लेंस के कारण, दूर दृष्टि दोष नेत्र लेंस के कारण, निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस के कारण, और जरा दृष्टि दोष भी नेत्र लेंस के कारण ही होता है। अब जो है बात आती है कि अगर हम इसको निवारण करना चाहते हैं तो तीनों दोष में से 2 दोष को निवारण हो सकता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन वो निवारण नहीं हो पाता है, बस हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये 3 दोष होते हैं। ये दूर दृष्टि दोष होती है, इसको अगर निवारण करने के लिए चाहते हैं तो चश्मे में द्विफोक्सी, माने चश्मे में देखिए, इसमें चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विउत्तल लेंस। चश्मे में द्विउत्तल या उभय उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष में ज्यादातर उत्तल प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं उत्तल प्लस परंतु जरा दृष्टि दोष में उत्तल ज्यादातर उत्तल प्रयोग करते हैं, अन्यथा उत्तल अवतल दोनों प्रयोग करते हैं, उत्तल प्लस अवतल दोनों प्रयोग करते हैं। जरा हाँ, दोनों। इस लेंस में देखिएगा, अक्सर बूढ़े व्यक्ति में ऊपर के हिस्सा अवतल तो नीचे का हिस्सा उत्तल होता है।